तो आज हम लोग देखने वाले हैं नीट 2024 केमिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट आप 1 सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फ्लोइंग। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी नीट जेईई क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने कई बार बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। आज भी अपने नोटबुक में देखेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके बताया हुआ है। और देखो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जेईई में भी इस बार क्वेश्चन 100% जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वहीं से आया था। नीट में भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की। तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, तो जो भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जो कार्बन जुड़े अल्फा बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, डबल पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, इस पर एक ही हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1। इसमें अगर हम लोग बात करें तो अल्फा यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 और 2, यानी कि टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन 7। जबकि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में है, थर्ड में, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे भी तुम बता सकते थे, इस कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करें तो कितना डिग्री है, तो ये आपका 2 डिग्री है। देखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो पहला वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा 2 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 1 डिग्री। और अगर हम बात करें थर्ड वाले में तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री। जबकि लास्ट वाला जो है ये 2 डिग्री। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। तो ये भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते थे। तो या तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो या तो कार्बोकेटाइन की डिग्री देख लो, दोनों ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉज मन कर दिया क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस। ये आपको 5 डिफरेंट आयंस दे रखे हैं, Ti+3, टाइटेनियम +3, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2 एंड आयरन +3, स्कैंडियम +3। और इसमें आपको बताना है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा सेम किस में होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 4 मैग्नेटन, √n × n+2 4 मैग्नेटन। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे उनको पता है, उनके नोटबुक में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कराया हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगातार 100% क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे कई बार। जेईई में, नीट में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो बहुत ही आसान है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। टाइटेनियम बताओ, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, कितना होता है 22। आर्गन लिख दिया आपने, कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया 18। अब बताओ टाइटेनियम पे +3 चार्ज है, टाइटेनियम +3 होना क्या चाहिए था कन्फिग्रेशन 4s2 3d2, लेकिन टाइटेनियम +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो d से, ये s से निकालेगा 4s से, तो 4s0 और क्या हो जाएगा 3d1, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए। क्रोमियम की बात करें +2, बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर की हम बात करें 24। आर्गन होना क्या चाहिए था 4s1 3d5, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक s से और एक d से, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d4। अगर हम बात करें Mn की, तो Mn का एटॉमिक नंबर, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम मैग्नीज 25, आर्गन क्या हो जाएगा 4s2 3d5 होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीज जो +2 चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, 4s पे क्या हो जाएगा 0, 3d5। नेक्स्ट है आयरन, क्या होता है 26, आर्गन लिख लिया आपने, कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया आपने 18, और 4s2 3d6,
लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एस से क्या कर देगा, लूज, तो 4s 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कैंडियम। स्कैंडियम की अगर हम बात करें, स्कैंडियम क्या होता है 21, और स्कैंडियम पे कितना चार्ज है +3, तो +3 चार्ज अगर हम बात करें तो +3 चार्ज, और +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। होना क्या चाहिए था कन्फिगरेशन 4s2 3d1, लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 4s0 3d0। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, सेकंड वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, थर्ड वाले में 5, और फोर्थ वाले में अगर देखोगे Fe+2 में, तो Fe+2 का कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 4s0 3d6। देखो डी में इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्युपाई होंगे, और फिर क्या होगा पेयरिंग, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्रोमियम में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और आयरन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और आयरन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि बी और डी ऐसा आंसर कोई दिख रहा है, हाँ मुझे तो दिख गया, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, अगर मैं एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करते तो विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार नहीं 100 बार बताया हुआ है। बोहर एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है, बोहर एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं भूलें। आज भी मेरा नोटबुक देखेंगे उसमें डायरेक्टली इंपॉर्टेंट करके बताया हुआ है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कभी रेडियस पे पूछ लेता है, कभी एनर्जी पे, कभी आपसे इसका एटॉमिक रेडियस पे या एनर्जी पे या टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, किसी भी nth बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बताओ एनर्जी जो है nth ऑर्बिट की वो Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि E1/E2 = लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Z1² Z2² × N2² देखो यहाँ पे बहुत ही आसान, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर He+ आयन, यानी कि अगर हम बात करें तो N1 आपको कितना दे रखा है, ग्राउंड स्टेट है 1, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर Z1 कितना होता है 2। अगर हम लोग बात करें तो N2 बेरिलियम के लिए आपको N2 कितना दे रखा है, सेकेंड ऑर्बिट, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। क्लियर है, अब रखो यहाँ पे सारी चीजें E1 अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कितना है, x जूल है, यानी कि आपको E1 की वैल्यू आपको गिवन है x जूल। रखें यहाँ पे सारी चीजें, -x/E2। Z1 कितना है बच्चों 1, Z2 कितना है 1² इंटू N2 कितना है, सॉरी Z1 की अगर बात करें तो Z1 कितना है 2² इंटू N2² यानी कि 2², और N1² यानी कि 1²। अगर यहाँ से हम लोग कैंसिल करें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, और ये कितने में, ये भी 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और E2 = कितना हो जाएगा, E2 = कितना आ जाएगा -x जूल। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है -x जूल, देख लो बच्चों दिख रहा है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, सीधा ये फॉर्म अप्लाई करना है, E1/E2 = Z1² Z2² × N2² N1²। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे नंबर ऑफ सिग्मा पाई पूछा हुआ है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। इथेन पूछा हुआ है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, जिसमें लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल है, लिस्ट 2 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं सिग्मा और पाई। क्लियर है, तो पूछा हुआ है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में कितने डिफरेंट टाइप के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है, सिर्फ कार्बन के बीच में आपसे बताना है। इथेन की अगर हम बात करें, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3। देखो कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हम लोग बात करें इथेन में तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि
ए का जो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड, ऐसा आंसर देखो ए का थर्ड किसमें है, ए का थर्ड दो ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही आप यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले ही फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को तो ख़त्म कर लिया हमने। आपका ऑप्शन जो होगा या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इथीन। तो इथीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, इथीन का स्ट्रक्चर पता है, जब भी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, यानी 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, यानी कि बी का फोर्थ होगा। बी का फोर्थ आंसर देख लो, बी का फोर्थ भाई दोनों में ही है, बी का फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्बन मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाता हूं बच्चों को, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि C2 मॉलिक्यूल में दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, ये एक्सेप्शन है, ये पता, ये जब हीट करते हैं तो दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट करके बताया हुआ है, एक बार नहीं, वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 100 बार मैंने बच्चों को बताया। इसके पहले भी इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि C2 मॉलिक्यूल्स में दोनों पाई होते हैं या दोनों सिग्मा होते हैं, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, दोनों पाई होते हैं, यानी कि 2 पाई बॉन्ड्स, यानी कि सी का सेकंड ऑप्शन किसमें है, सेकंड में, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आसान, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये आइसोमेरिज्म से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो एक तरफ आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, दूसरे टाइप का पूछा हुआ है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें, जब भी एम्बिडेंटेट लिगेंड दिख जाए बच्चों, कहीं भी एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, CnNO2 CN-NO2-, हमेशा ही कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, एक बार नहीं 1000 बार बताया हुआ है कि जब भी एम्बिडेंटेट लिगेंड दिख जाए, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि ए का सेकंड किसमें है, थर्ड और फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गया यहाँ से। क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो चुका है, अब आंसर हमारा या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। देखो जब भी इनसाइड एंड आउटसाइड अगर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा देख लो, दोनों ही अगर कम्प्लेक्स हो तो कोऑर्डिनेशन, दोनों ही कम्प्लेक्स हो तो कोऑर्डिनेशन, यानी सी का फोर्थ किस में है, सी का फोर्थ किस में है, फोर्थ में है, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो जब भी दोनों ही कम्प्लेक्स हो, केटायन और एनायन दोनों ही कम्प्लेक्स हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। H2O का अगर एक्सचेंज हो रहा हो तो सोलवेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है, यानी कि डी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, और डी का फर्स्ट किसमें है, फोर्थ में, फोर्थ आंसर हो जाएगा। टिक कर लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोल कंसेप्ट से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आसान सा क्वेश्चन, एक बार नहीं 100 बार इंपॉर्टेंट कराया हुआ है तुम लोग को, जो इंपॉर्टेंट बताया हुआ है वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। देखो पूछा हुआ है कि किसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। देखो अगर हम लोग बात करें तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई गिवन मास अपन मोलर मास से क्या लेना देना नंबर ऑफ एटम्स का, तो भाई बताता हूँ क्या लेना देना है। और मोल एक निकालने का जो फॉर्म होता है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो हम लोग एटम्स पूछा हुआ है अपन एवोगाड्रोज कांस्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल इनटू Na तो आपको पता ही है, एवोगाड्रोज कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है, 6.023 × 10⁻23। ये तो भाई फिक्स है, कांस्टेंट है, इस पे तो कोई डिपेंड, नंबर ऑफ एटम्स जो है इस तो सब में Na मल्टीप्लाई होगा ही, यानी कि जिसके मोल ज़्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम जो होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा मोल होंगे उसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम सबसे ज़्यादा होगा। देखो फर्स्ट की बात करें, 4 यूनिट ऑफ हीलियम, यानी कि अगर इसको ग्राम में हम लोग चेंज करें, ग्राम में, तो मोल अगर इसका निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1.66 × 10⁻⁻24 × 4, ये ग्राम में हो जाएगा। और मोलर मास हीलियम का कितना होता है, 4 × 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि इसका मोल कितना मिल गया, 1.66 × 10⁻⁻24। दूसरे वाले का अगर मोल निकालना चाहें, गिवन मास अपन मोलर मास, दूसरे वाले का यानी 4 / 4, मोल कितना आ जाएगा, 1। थर्ड वाले का अगर लिखना चाहें मोल, तो वॉल्यूम एट STP या NTP / 22.5
7, यानी इसका भी मोल कितना हो जाएगा 1, और लास्ट वाले का गिवन मोल ही गिवन है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल किसमें है, 4th में, यानी कि नंबर ऑफ हीलियम एटम भी सबसे ज़्यादा किसमें होगा, 4th में। तो डायरेक्ट टिक करो यहाँ से, 1 सेकंड में क्वेश्चन होना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरेनियस इक्वेशन पे आया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट ये भी बताया हुआ है। तुम लोग नोटबुक जब खोलोगे, जो भी स्टूडेंट्स नीट जेईई क्लासेस है, जो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ाए संजय सर से, उनको पता है कि एरेनियस इक्वेशन एक बार नहीं 1000 बार इंपॉर्टेंट करके बताया हुआ है कि एरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते हैं, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया हुआ है। क्या होता है एरेनियस इक्वेशन, क्या होता है, देखो यहाँ पे K = A × E⁻⁻⁻ ln लगा दे, ln K = क्या हो जाएगा, ln A × E⁻⁻⁻ log A × B क्या हो जाएगा, log A और प्लस log B e⁻⁻⁻ जो भी log के बेस का पावर होता है कहाँ जाएगा, साइड में, यानी कि ln K = ln A -E/RT, और ln बेस E की वैल्यू कितनी होती है, यानी ln बेस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो y = -mx और प्लस c, स्ट्रेट लाइन कट थ्रू अ c डिस्टेंस, लेकिन स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, तो देखो यहाँ पे ln K = -1/t इंटू 1/t ये बाई ln K = ln A × E⁻⁻⁻ ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, तो 1/t और E/R और प्लस ln A, तो देखो y = -mx, यहाँ पे ये कर लो -E/R × 1/t, तो y = -mx और प्लस c। देखो निगेटिव स्लोप, जब भी y = -mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कट थ्रू अ c डिस्टेंस, लेकिन निगेटिव स्लोप, और ऐसा ग्राफ का नेचर किसमें है, थर्ड आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्टली अगर प्लस mx प्लस c होता तो स्ट्रेट लाइन कट थ्रू अ c डिस्टेंस, तो यही c डिस्टेंस हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट SN1 SN2 एक बार नहीं 1000 बार इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का अगर चांसेस होते हैं तो होता है हेलो ये SN1 एंड SN2, क्लियर है। तो रेट ऑफ SN1 जो होता है, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, देखो Br बाहर करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, ये तो हेलो एरिन है, तो ये तो इसकी तो रेट देखो, ये तो SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है, सबसे स्लो देगा, इसमें सबसे फास्ट पूछा हुआ है। ये कितना डिग्री है, तो डायरेक्टली देखो यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है और रेजोनेंस कर रहा है इस कार्बन पे, अगर इसको Br को बाहर करते हम लोग यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, यानी सबसे फास्टेस्ट SN1 कौन देगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।